गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इस क्रम में हमने सेल साइकिल क्या होता है और सेल साइकिल के फेसेस कौन कौन से हैं, प्रवस्थाएं क्या होती है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाते हैं और कोशिका चक्र का नियमन रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका चक्र का नियमन के संबंध में खोज के लिए हार्टबेल, हंट और नर्स को 2001 का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने वेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेर्विक्सी नामक कवक पर कार्य किया और उन्होंने अपनी खोज में जिन बातों को समझाया वे बिंदु हैं कोशिका चक्र को CDC जीन, सेल डिवीजन साइकिल जीन नियंत्रित करते हैं, जिसमें से CDC28 G1 अवस्था के प्रथम चरण को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसको स्टार्ट कहा जाता है। G2 से M अवस्था में परिवर्तन को CDC2 जीन नियंत्रित करते हैं। साइक्लिन नामक प्रोटीन भी कोशिका चक्र का नियमन करती है। ये प्रोटीन कोशिका चक्र के दौरान बनता है और अपेक्षित मतलब थोड़ी देर के लिए होते रहते हैं। ये प्रोटीन CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज नामक एंजाइम को सक्रिय करके DNA के प्रतिकृतिकरण को प्रेरित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सेल साइकिल, इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, अंतरावस्था या इंटरफेज और सूत्रीय विभाजन या माइटोसिस M फेज। ओके, मल्टीपल फेज कहलाता है एक्चुअल में ये। तो अंतरावस्था या इंटरफेज में 3 अवस्थाएं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सूत्रीय विभाजन या मल्टीपल फेज में पूर्वावस्था, मध्यावस्था और पश्चावस्था, पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज एंड पश्चावस्था एनाफेज एंड अंत्यावस्था टीलोफेज। और उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तब जंतु और पादप में अलग अलग प्रकार से साइटोकाइनेसिस होता है। कोशिका में खांच बनना, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल में होता है सेल फॉरो मेथड, और कोशिका में पट बनना सेल प्लेट बीच में बनता है, उस विधि से कोशिका विभाजन या साइटोकाइनेसिस होता है। तो कोशिका विभाजन को हम एक्चुअली कोशिका विभाजन जो है वो 3 प्रकार का होता है, असूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन और समसूत्रीय विभाजन। असूत्रीय विभाजन में जैसे सूत्र मतलब यहाँ पर लिया गया है क्रोमोसोम्स को। तो क्रोमोसोम्स की संख्या जब अनियमित रूप से विभाजित होती है तब उसको असूत्रीय कहेंगे। जब विभाजन के बाद क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है, अर्ध रहती है, तब उसको अर्धसूत्रीय विभाजन कहेंगे। और जब क्रोमोसोम्स की संख्या विभाजन के बाद पेरेंट्स के समान ही होती है, सम होती है, तब उसको समसूत्रीय विभाजन कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले समसूत्रीय विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। सूत्रीय विभाजन यानी माइटोसिस फेज। जैसे कि मैंने बताया कि सूत्रीय विभाजन या सूत्र मतलब क्रोमोसोम और सम सूत्रीय विभाजन है ना, इसे समसूत्रीय विभाजन या माइटोसिस फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो विभाजन के पश्चात डॉटर सेल बनते हैं वो उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट्स की संख्या के समान ही पाया जाता है। तो माइटोसिस जो डिवीजन होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर बाकी बॉडी की जितने भी हैं कोशिकाएं, कायिक कोशिका जिसको दैहिक कोशिका, कायिक कोशिका या सोमेटिक सेल्स कहा जाता है, इवन की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो सोमेटिक सेल्स होता है उसमें भी माइटोसिस डिवीजन ही पाया जाता है। यानी बॉडी के 99.9% जो सेल होते हैं उसमें माइटोसिस फेज या माइटोसिस डिवीजन ही पाया जाता है। केवल रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल बनते हैं उन्हीं में अर्धसूत्रीय विभाजन पाया जाता है। इस बात को अच्छे से याद कर लो। बॉडी के पूरे सेल्स में जो कि सोमेटिक रीजन कहलाता है, कायिक रीजन कहलाता है, वहां पर माइटोसिस रीजन पाया जाता है। केवल रिप्रोडक्टिव सेल बनने के लिए ही अर्धसूत्रीय विभाजन का पाया जाता है, जितने भी विकसित जीव हैं उनमें। फ्लेमिंग ने 1881 में सर्वप्रथम इसका पता लगाया था। सबसे अधिक सूत्रीय विभाजन वृद्धि क्षेत्र में या विभाज्योत्तक कोशिकाओं में, जैसे कि जब भी जीवों का वृद्धि होते रहता है, बॉडी ग्रोथ करते रहती है, या प्लांट्स में हमेशा विभाज्योत्तक कोशिकाओं में डिवीजन चलते रहता है, तो वहां पर यह होता है। इस क्रिया में केंद्रिक विभाजित होकर 2 पुत्री केंद्रक बनाता है। इसको याद रखना,
इस क्रिया में दो ही केंद्रक बनता है या दो पुत्री कोशिका बनती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या सभी जो गुण मातृ कोशिका के ही समान होता है। मान लीजिए किसी मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 10 है, तो जो संतति कोशिका बनेगी उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 10 ही होगी। इसीलिए इसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि कंटिन्यूअस बॉडी में किसी न किसी पार्ट के रिपेयरिंग के लिए या ग्रोथ के लिए क्रिया चलते रहती है। तो समसूत्री विभाजन जो है वो लाइफ टाइम हर एक जीव में कहीं ना कहीं तो होता ही रहता है। प्लांट्स में तो विभाज्योतक प्रदेश में हमेशा ही होते रहता है। समसूत्री विभाजन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। प्रोफेज पूर्वावस्था, सेकंड है मेटाफेज मध्यावस्था, थर्ड पश्चावस्था एनाफेज एंड फोर्थ है टीलोवस्था या अंत्यावस्था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोफेज। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, प्रोफेज में सबसे पहले तो केंद्रक जो है वो क्रोमेटिन जाल के रूप में होता है ना। नॉर्मल कोशिका में जब विभाजन नहीं हो रहा है तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन जाल के रूप में यानी उलझे हुए धागे के रूप में होते हैं। तो इंटरफेस के पश्चात जब विभाजन की प्रथम अवस्था आती है तो इस इंटरफेज अवस्था में केंद्रिका गुणसूत्र से चिपक जाते हैं। क्रोमेटिन जाल अब क्या हो जाता है, खुल जाता है। जो जाल है वो खुल जाता है और प्रत्येक धागा जो है वो जोड़ा बना लेता है और छोटा और मोटा होकर गुणसूत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में 2 पतले धागेनुमा संरचना में टूटता है। केवल सेंट्रोमियर क्षेत्र में ये विभाजन नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक संरचना को अब क्रोमेटिड कहा जाता है। दोनों क्रोमेटिड की संरचना और विशेषता एक ही समान होती है। गुणसूत्र पर छोटी छोटी कणिकाएं मिलती जिनको कि क्रोमोमियर्स कहा जाता है। इन्हीं क्रोमोमियर्स में जीन्स मिलते हैं। आई थिंक कि गुणसूत्र की संरचना हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि छोटे छोटे मनके के समान संरचना पाई जाती है जिनको क्रोमोमियर कहा जाता है और इसी में जीन्स पाए जाते हैं। अर्ध गुणसूत्र के चारों ओर मैट्रिक्स जमा रहता है और गुणसूत्र जो है वो संघनित हो जाते हैं। इस अवस्था के परिपक्व होते तक केंद्रक कला माने जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो केंद्रिका है न्यूक्लियोलस है वो दोनों ही विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये जो केंद्रक है इसमें जो क्रोमेटिन जाल है यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये अलग अलग हो गए हैं और धागे के समान छोटा और मोटा होके संघनित होके गुणसूत्र बना लेते हैं। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है गुणसूत्र। अब यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है वहां से ये जो धागा है वो विभाजित होकर पहले 2 भुजा थी सेंट्रोमियर के दोनों ओर, अब क्या हो गया 4 भुजा बन गया है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर होते जाएगा, विलुप्त होते जाएगा। इसकी केंद्रिका जो है वो विलुप्त हो गई है। अब ये जो है वो मेटाफेज अवस्था की ओर बढ़ता है। तो इस अवस्था में गुणसूत्र जो है वो मध्य रेखा में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं गुणसूत्र जो है वो सेंटर में केंद्रक के बिल्कुल नहीं कोशिका के, है ना। ये अब ये क्या हो गई, पूरी कोशिका हो गई। केंद्रक तो विलुप्त हो चुका है। यहाँ पर जो है वो सेंट्रोसोम है जो 2 भागों में विभक्त होकर दोनों तरफ आ गया है। ये भी जो है वो पूर्वावस्था के लास्ट तक होता है। सेंट्रोसोम अगर है जैसे एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं है तो नहीं रहेगा। और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम है तो वो 2 भागों में बंटकर उसका जो तारक होता है एक यहाँ रहता है और एक जो है वो यहाँ आ जाता है। तो ये दोनों आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स है मध्यावस्था में, मध्यावस्था यानी नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जो क्रोमोसोम्स है वो कहाँ आ जाएंगे, बीचों बीच आ जाते हैं। और इनमें जो तारक जो है सेंट्रोसोम है उससे जो स्पिंडल होता है, तरकु होता है, ये धागे के समान इससे जुड़ जाते हैं। सेंट्रियोल से तरकु बन जाते हैं और दोनों सेंट्रियोल ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, है ना। सेंट्रोमियर के गुणसूत्र तरकु से जुड़ जाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से गुणसूत्र की भुजा ध्रुवों की तरफ हो जाती है। इसका जो सेंट्रोमियर है वो बीच में और इसकी भुजा जो है वो आधी इधर और आधी इधर हो जाती है। कुछ समय के बाद गुणसूत्र बीच में से 2 भागों में विभाजित हो जाता है। दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो सेंट्रोमियर है, ठीक है, यहाँ से ये 4 भुजा बनी है ना, और इसकी भुजा जो है वो
सेंट्रोसोम की तरफ है, तारक केंद्र की तरफ है, तो यहाँ से ये 2 भाग में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये 2 भुजा वाला एक क्रोमोसोम बन जाएगा और ये 2 भुजा वाला एक क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम्स बन गए, आधा आधा। तो ये क्या हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देन एनाफेज में इस अवस्था में क्रोमेटिड अलग अलग होकर प्रतिकर्षण बल के कारण विपरीत दिशा में चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो 8 हुआ है ना, ये 4 का 8 हो गया, तो 4 जो है वो आधा इधर चले जाएगा और 4 जो है वो इधर जाने लगता है। इस समय ये जो तरकू है या स्पिंडल है वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और ये सेंटर की ओर, ये ध्रुवों की ओर आधा इधर और आधा इधर, इस प्रकार जाने लगता है। ये मध्य अवस्था में बीच में आ गए हैं, ये बिल्कुल सेंटर में है, तरकू इससे जुड़े हुए हैं और इसकी जो भुजाएं हैं वो ध्रुव की तरफ है और इसका सेंट्रोमियर बीच में है। यहाँ पर पश्चावस्था में हम देख पा रहे हैं कि 4 इधर है ना ध्रुव की ओर और 4 जो है वो इधर ध्रुव की ओर आ गए हैं। गुणसूत्र जो है VJL या I के आकार ले लेता है। गुणसूत्र बिंदु मध्य रेखा की ओर रहते हैं। इस प्रकार क्रोमोसोम से बने समान क्रोमेटिड्स 2 विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। तो पहले भी 4 था, वो 4 जो है वो 8 में बटा, तो 4 इधर आ गया और 4 इधर आ गया। देन टीलोफेज अवस्था में, इस अवस्था में दोनों ध्रुव पर गुणसूत्र का मैट्रिक्स समाप्त हो जाता है, फिर क्रोमेटिन जाल बन जाता है, केंद्रक कला और केंद्रिका फिर से बन जाता है और अंत में एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिका दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर टीलोफेज के अंतिम अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र जो है वो किनारे की ओर चले गए हैं, है ना, ये संघनित हो जाते हैं और अपने स्वरूप को खोकर फिर से क्रोमेटिन जाल बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स हमको नहीं दिखाई दे रहा है और दोनों ध्रुवों की तरफ जब ये चले जाते हैं तो क्या होता है, इनके चारों तरफ फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है और न्यूक्लियस के अंदर आपका केंद्रिका है ना, न्यूक्लियोलस का निर्माण पुनः हो जाता है। तो यहाँ तक की अवस्था क्या हो गया, इसमें विभाजन, समसूत्री विभाजन पूरा हो गया। जो पेरेंट सेल था उसमें 4 क्रोमोसोम्स था, अब यहाँ भी संतति में 4 और 4 है ना, दोनों जगह यहाँ पर। अब क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है, साइटोकाइनेसिस है, इसमें सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित क्रोमोसोम्स का संतति केंद्रकों में पृथक्करण हो जाता है, जिससे कि केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस इसको कहते हैं, है ना। यहाँ पर 2 केंद्रक बन चुके हैं, अब ये 2 जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको कैरियोकाइनेसिस, ये सॉरी, यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। और यहाँ पर सेल जो है वो अलग अलग होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस कहेंगे। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस कहते हैं। प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य कला में एक खांच बनने से संपन्न होता है। जैसे हम देख पा रहे हैं, ये खांच बन रहा है, एक गड्ढा सा बन रहा है, ये खांच कंटिन्यू बढ़ते चले जाता है और जो कोशिका विभाजित हुई, केंद्रक विभाजित हुआ है, उसको 2 कोशिकाओं में विभाजित कर देता है। जबकि पादप कोशिकाओं में यहाँ पर एक पट बनता है, जो कोशिका द्रव्य के अंदर सेल्यूलोजी पदार्थ होते हैं, यहाँ पर एक कोशिका का पट बनाते हैं और यही पट जो है वो धीरे धीरे दोनों तरफ बढ़ते जाता है और ये कोशिका भित्ति से घिरा रहता है। इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी प्रक्रियाओं के द्वारा ये जो कोशिका भित्ति का वाला जो पट बना है वो क्या होता है कि दोनों तरफ बढ़ते चले जाता है। इसको कोशिका पट्टिका कहते हैं, जो 2 निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य कोशिका पट्टी को दिखाता है और कोशिका विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड लवक का 2 संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसी बहुकेंद्रिक कोशिका को संघ कोशिका कहते हैं, जैसे नारियल का तरल भ्रूण कोश। तो ये तो हुआ माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन। और नेक्स्ट डे जो है वो समसूत्री विभाजन के महत्व के साथ साथ हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में भी पढ़ेंगे।